नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको एक नाम तो अभी भी याद होगा, जगदीप धनखड़। अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। उससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके। वो कहाँ हैं ये जानने की उत्सुकता बहुत से लोगों में है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार वो अभी वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में ही हैं, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में उनको जो सरकारी आवास मिला था वहीं पर है। अब जो नियम है उसके मुताबिक उनको लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 का बंगला अलॉट किया जा सकता है, उसके लिए एंटाइटल्ड है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ये तीनों जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद नियम एक ही है कि टाइप 8 का बंगला इनको अलॉट होता है, दिल्ली में रहना चाहे तो। अगर दिल्ली में न रहना चाहे तो उनके पैतृक निवास या मूल निवास या जो मूल नगर है जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ सरकार की ओर से 2 एकड़ ज़मीन मिलती है। उस पर आप घर बनवाना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं उनके सामने। अभी तक जो होता रहा है, ये दरअसल वाइस प्रेसिडेंट वाली परंपरा जहाँ तक मुझे याद है शुरू हुई। कृष्णकांत जब उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका निधन हुआ तो उनकी पत्नी को बंगला अलॉट हुआ था कंपैशनेट ग्राउंड पर। हालांकि इसका कोई नियम है नहीं और शायद वो आज भी उनके पास है, मुझे ठीक पता नहीं है, हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया हो। तो इस समय जो है 2 पूर्व उपराष्ट्रपति जो है टाइप 8 बंगले में दिल्ली में रहते हैं या नहीं, लेकिन उनके नाम से अलॉट है। एक हामिद अंसारी और दूसरे वेंकैया नायडू। और अब तीसरे उपराष्ट्रपति बनेंगे जगदीप धनखड़। तो होता ये है कि इन लोगों के रिटायर होने के बाद वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या उपराष्ट्रपति, टाइप 8 के कुछ बंगले दिखाए जाते हैं, उनसे पसंद पूछी जाती है कि आप किस में जाना चाहेंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब रिटायर हुए तो उन्होंने जो बंगला पसंद किया था वो 6A कृष्ण मेनन मार्ग का बंगला, हालांकि नंबर उसका अलग था, उसको 6A किया गया, नंबर बदला गया। उसी बंगले में आजकल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं और वो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री निवास है, पहले 7 RCR था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, उसके बंगले से बड़ा है वो। इस तरह के कई बंगले हैं लुटियंस दिल्ली में। जो प्रधानमंत्री निवास या उससे पहले इंदिरा गांधी का देखें, जो एक सफदरजंग रोड का था बंगला, वो भी छोटा सा बंगला था। अगर आप कभी गए हों वहाँ पर देखने के लिए, वो तो लोगों के लिए देखने के लिए खुला रहता है, टाइमिंग है उसकी। बहुत छोटे छोटे बेडरूम हैं, छोटा सा ड्राइंग रूम है, उसमें रहती थी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जिसमें रहते थे वो थोड़ा बड़ा था। और प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने के बाद 10 जनपद अलॉट हुआ था राजीव गांधी को, जिसमें आज भी सोनिया गांधी रहती हैं। हालांकि वो उतने बड़े बंगले के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि जब तक वो NSC की चेयरमैन थी तब तक वो कैबिनेट मिनिस्टर का उनका रैंक था, तब भी उतने बड़े बंगले के लिए एंटाइटल्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट रैंक था, इसलिए चलता था। अब वो केवल कांग्रेस या यूपीए पता नहीं अभी तक बचा है कि नहीं, उसकी चेयरपर्सन है या कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, उसको कोई कैबिनेट का दर्जा नहीं मिलता। केवल नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है। और ये भी परंपरा नेहरू जी ने नहीं शुरू की थी, ये परंपरा शुरू हुई मोरारजी देसाई जब 1977 में जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये भी सही है कि उससे पहले केवल 69 में जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, तब जो दूसरा धड़ा था कांग्रेस हो, उसके पास लोकसभा सदस्यों की इतनी संख्या थी कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सकता था उसके लोकसभा में नेता को। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कोई दर्जा, कोई पद जो है उस समय तक था नहीं, और कैबिनेट रैंक तो मिलती नहीं थी। ये परंपरा शुरू की मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने। तब से ये चला आ रहा है कि आप लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 543, पहले 545 हुआ करती थी। 2 जो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने ख़त्म कर दिया 2014 में आने के बाद। तो अब 543 है लोकसभा सदस्यों की संख्या। यानी आपके पास 55 सदस्य हों तब आपको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सकता है लोकसभा में। तो 2014
और 2019 दोनों में कांग्रेस के पास इतनी संख्या नहीं थी। 2014 में 44 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 2019 में केवल 53 सीटें मिली थी, 2 सीटें कम रह गई थी। हालांकि उस समय कोशिश हुई थी कि एनसीपी का जो शरद पवार की पार्टी है उसका और कांग्रेस का मर्जर हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अब वो कहानी तो पुरानी पड़ गई। अब 2024 में कांग्रेस को 99 लोकसभा सीटें मिली हैं, 99, तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, कैबिनेट का दर्जा मिल गया है। लेकिन बात हम उपराष्ट्रपति की और जगदीप धनखड़ की कर रहे थे। जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, इसकी चिंता विपक्ष के कुछ नेताओं को कुछ दिन रही। कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हैबियस कार्पस जो है वो दाखिल करना चाहिए कोर्ट में कि वो कहाँ हैं। ऐसा लगा कि जैसे उनको गायब कर दिया गया हो या वो अदृश्य हो गए हों। वो यहीं दिल्ली में रह रहे हैं। उनके पैतृक निवास से राजस्थान से कुछ लोग आकर उनसे मिल चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग चाहते थे कि वो कुछ बोले, उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। खैर, वो बोलना चाहते हैं नहीं बोलना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। अब सवाल ये है कि उनको वो बंगला छोड़ना पड़ेगा, सरकारी आवास। आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और नॉमिनेशन भी हो गए। 21 तारीख यानी कल लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। तो भाजपा की ओर से सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उनको उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने, और उनके खिलाफ मैदान में उतारा है यूपीए ने। उनके कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबला तो होगा, लेकिन ये तय है कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 9 सितंबर को मतदान है, उसी दिन नतीजे की घोषणा हो जाएगी। और इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं सिर्फ। ये ऐसा चुनाव है जिसमें राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी वोट देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो बीजेपी यानी एनडीए के कैंडिडेट की जीत तय है। बीच में कांग्रेस ने और एनडीए गठबंधन के दलों ने, नेताओं ने बड़ी कोशिश की कि चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि हमने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, वो आंध्र प्रदेश से हैं, तो इसलिए तेलुगु के नाम पर उनको, जो अब आंध्र प्रदेश अविभाजित, अब जो तेलंगाना है उससे आते हैं, तो तेलुगु प्राइड के नाम पर या तेलुगु के नाम पर उनको अलग किया जाए एनडीए से। इस मुद्दे पर कम से कम चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो वो भी जो कन्फ्यूजन, जो अटकलबाजी चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो सीपी राधाकृष्णन का बनना उपराष्ट्रपति नया तय हो गया है। उनको तमिलनाडु की राजनीति का उनको अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है, इसलिए आप उनके स्वभाव और कद के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बात बंगले की हो रही थी। अभी तक धनखड़ ने सरकार के सामने ये मांग नहीं रखी है कि उनको दिल्ली में कोई सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए सरकार के सामने ये भी विकल्प नहीं था कि उनसे कहे कि ये 3, 4, 5 मकान हैं, इनमें से पसंद कर लीजिए। सरकार ने अपनी ओर से तय कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर 34 नंबर का बंगला, जो टाइप 8 बंगला है, वो जगदीप धनखड़ के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो सरकारी आवास है, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव जिसको कहते हैं, अब बन गया है, जो नया बना है, उसी में रह रहे हैं। उसको छोड़ने की अभी कोई तारीख बताई नहीं है। अब 9 सितंबर के बाद जाहिर है कि नए उपराष्ट्रपति को उसमें जाना चाहिए, उसमें रहने के लिए आना चाहिए। तब तक उम्मीद करना चाहिए कि जगदीप धनखड़ सरकारी आवास जो उपराष्ट्रपति का है उसको छोड़ देंगे, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। तो टाइप 8 बंगले में वो रहेंगे, 34 नंबर का जो उनके नाम से अलॉट कर दिया गया है, जिससे ये विवाद ना हो कि जब वो खाली कर रहे हो बंगला तो कोई बंगला जो है उनके नाम अलॉट नहीं है, तो वो नाटक बने, विपक्ष उसका मुद्दा बनाए कि वो कहाँ जाएं, सड़क पर रहेंगे क्या, इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाएं कि उनसे बदला लिया जा रहा है, सत्तारूढ़ दल उनसे बदला ले रहा है। इस तरह का कोई मौका सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने विपक्ष को नहीं दिया है और न इस तरह का मिलेगा। न ही उन्होंने
ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है कि वो बंगला नहीं चाहते, इसके बदले उनको उनके पैतृक निवास या उनका जो मूल राज्य है राजस्थान, वहाँ 2 एकड़ ज़मीन उनको अलॉट कर दी जाए। तो 2 एकड़ ज़मीन अलॉट अगर करने की मांग भी करते हैं तो उसमें समय लगने वाला है। पहले तो ज़मीन चिन्हित की जाए कि कहाँ हो सकती है, फिर उसके बाद जाहिर है कि उनकी पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा इलाके की दृष्टि से। वो सब मुद्दे हैं, उस सब में समय लगता है। तो अगर जगदीप धनखड़ ने अभी तक ये मांग नहीं की है कि उनको 2 एकड़ ज़मीन दे दी जाए, तो ये ऐसा लगता है कि वो कम से कम ज़मीन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं फ़िलहाल। मतलब अंतिम तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आखिरी मिनट पर वो क्या बोलें क्या कहें, लेकिन जिस दिन उनको सरकारी आवास खाली करना होगा, आप मान कर चलिए विपक्ष उस दिन इसे एक मुद्दा बनाएगा। लेकिन आम जनता पर, आम लोगों पर इसका कोई असर होगा नहीं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कोई असर नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुई। सिर्फ इतनी चर्चा हुई, लोगों की उत्सुकता सिर्फ इतनी थी कि आखिर इस्तीफ़ा क्यों हुआ और इस्तीफ़ा किस तरह से हुआ। इन दोनों मुद्दों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए उस बात को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इतना तय है कि 9 सितंबर के बाद जब नए उपराष्ट्रपति को अपने सरकारी आवास में जाने का समय आएगा, तब तक अगर जगदीप धनखड़ सरकारी बंगला खाली नहीं करते हैं तो ये एक मुद्दा बनेगा। हालांकि ये भी कोई नई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अभी कुछ दिन पहले तक की जो खबर थी उसके हिसाब से उन्होंने अपना सरकारी आवास जो उनको CJI के रूप में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मिला था, खाली नहीं किया था। उन्होंने और एक्सटेंशन मांगा था, एक बार मांगा, फिर दूसरी बार मांगा। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि नेता और न्यायाधीश दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में से कोई लुटेंस दिल्ली में अपना आवास छोड़ना नहीं चाहता। इसका अट्रैक्शन ऐसा है कि लोग पार्टियां भी बदल लेते हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है राजा दिनेश सिंह। इंदिरा गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते थे। 1977 में चुनाव हार गए। 1977 में कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश तब विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का, 85 की 85 सीटें हार गई थी और जनता पार्टी सब सीटें जीत गई थी। तो अपना त्यागराज मार्ग पर उनको बंगला अलॉट था, उस बंगले को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह के और भी तमाम उदाहरण हैं कि नेता आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, पहले सरकार में अपनी पहुंच के आधार पर, फिर उसके बाद अदालत में तारीख लगवा कर। शरद यादव ने आखिरी समय तक कोशिश की कि उनको बंगला छोड़ना ना पड़े। उन्होंने आखिरी समय पर जब कोर्ट का आदेश हो गया उसके बाद ही छोड़ा बंगला। तो ऐसे किस्सों की कमी नहीं है। क्या जगदीप धनखड़ उस कतार में खड़े होंगे या उन लोगों में होंगे? एक उदाहरण आपको देता हूँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री का नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का है, हेमवती नंदन बहुगुणा। उनसे इमरजेंसी के दौरान उनसे इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा देने को कहा। दिल्ली आए, मिलकर गए। दिल्ली से लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे, सीधे राजभवन गए, राज्यपाल को इस्तीफ़ा सौंपा और वहीं राज्यपाल भवन में ही सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी छोड़ दी, पैदल निकलकर बाहर आए, रिक्शा पकड़ा और मुख्यमंत्री आवास आए और कुछ देर में सामान पैक करवाकर ठेले बुलवाए। कुछ ठेलों पर सामान और रिक्शे पर बैठे हेमवती नंदन बहुगुणा ने सरकारी आवास छोड़ दिया। इमरजेंसी होने के बावजूद लखनऊ के अखबारों में पहले पेज पर वो फ़ोटो छपी थी। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं। दूसरा भी उदाहरण है सुषमा स्वराज का, जिन्होंने तुरंत सरकारी बंगला छोड़ दिया। तो इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं, दोनों तरह के, दोनों पक्षों के। एक जो छोड़ना नहीं चाहते बंगला, दूसरे जिनसे छुड़ाया जाता है या जिनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब धनखड़ किस श्रेणी में आना चाहते हैं, किस तरह से याद किए जाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि 9 सितंबर उनके लिए आखिरी तारीख है सरकारी बंगला खाली करने की। तो ये जो परंपरा बन गई है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को भी सरकारी बंगला मिलता है और वो आजीवन मिलता है, मुझे लगता है कि ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैतृक राज्य में अगर कोई रहने का स्थान दिया जाए
तो वो शायद उतने तक तो ठीक होगा। लेकिन दिल्ली में अगर इस तरह से होने लगे तो हर 5 साल बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलने लगे और उनको बंगले मिलने लगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपतियों के लिए ही सारे बंगले आरक्षित हो जाएंगे, कम से कम टाइप 8 के। तो अब धनखड़ के बारे में अगली खबर आएगी 9 सितंबर को, जब चुनाव का नतीजा आएगा। उसके बाद जब नए उपराष्ट्रपति, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने सरकारी आवास में जाना चाहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत चले जाएं, तुरंत वो खाली करेंगे, तुरंत चले जाएं। वो खाली करेंगे, उसके बाद मरम्मत होगी, उसकी रंगाई पुताई होगी, उसके बाद ही जो है नए उपराष्ट्रपति उस सरकारी आवास में जाएंगे। तब तक सरकार के लिए, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब क्या होगा ये सब 9 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।